हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं स्टडी विद नवीन शर्मा। इतिहास के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मगध साम्राज्य को। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और आपका वैदिक पीरियड, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सभी को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कम समय में सटीक तैयारी, और हम बहुत ही कम टाइम लेके आपको बहुत अधिक आउटपुट देने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका समय बचा रहे और आपको अधिक से अधिक चीज़ें पता लगती रहें और याद होती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और आज हम समझ लेते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य की अगर बात कर लेते हैं, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा। जो हमारे 16 महाजनपद थे उनमें से एक मगध भी था और ये सबसे शक्तिशाली था। मगध की वर्तमान स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। ये 6ठी शताब्दी में ही इसका उत्कर्ष हो गया था। मगध साम्राज्य का जो काल है 544 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, ठीक है, 185 ईसा पूर्व कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश। तो यहाँ पे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, 4 वंश हुए हैं। इनको आप हसना से हसनम, हसना है तो हसना नहीं हसनम याद कर सकते हैं, ठीक है, हसनम, या यहाँ तक हसना और मना है ऐसे याद कर सकते हैं, कुछ भी याद कर सकते हैं। इनका क्रम आपको याद रह जाएगा, ठीक है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, इन 4 वंशों ने शासन किया था मगध साम्राज्य पर। प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो बृहद्रथ थे, ठीक है। ये किसके? जरासंध के पुत्र थे। और महाभारत कालीन माना जाता है किनको? बृहद्रथ को, ठीक है। जरासंध वध आपने सुना होगा, जरासंध महाभारत कालीन नाम है। उसके बाद राजधानी इनकी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी गिरिव्रज, ठीक है। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। क्योंकि ये सबसे पुराना साम्राज्य है इसलिए इसका उल्लेख वेदों में भी किया गया है। आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम हर्यक वंश को देखेंगे। हर्यक वंश में सबसे पहले देखते हैं 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इसका पीरियड था हर्यक वंश का। और इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, ठीक है। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा। इनका नाम, अन्य नाम क्या था बिंबिसार का? श्रोणिक। और भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल किसका है? इन्हीं का रहा है, 544 से 492 ईसा पूर्व। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। आगे बात कर लेते हैं। बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया था। जो बिंबिसार थे इन्होंने किसको जीता था? अंग महाजनपद को। और ये किसको दे दिया? अपने पुत्र अजातशत्रु को। बिंबिसार ने राज्य विस्तृत करने के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया था। सबसे पहले राज्य विस्तार के लिए विवाह संबंधों का सहारा इसी ने लिया था। उसके बाद बात कर लेते हैं किसके किसके साथ इन्होंने विवाह संबंध बनाए। पहले महाकोशला, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी और इन्हें क्या मिल गया? काशी दहेज में मिल गया। दूसरी चेलना थी, ये चेटक की पुत्री थी। और तीसरी कौन थी? क्षेमा, भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। तो इन्होंने 3 विवाह किए और हर जगह से इन्होंने राज्य विस्तार के लिए अपने संबंध बनाए। तो कहीं से इन्हें दहेज में राज्य प्राप्त हो गए और कहीं से जो इनका पुराना विवाद था वो समाप्त हो गया। इस तरह से इनका राज्य क्या हुआ? विस्तारित हो गया। आगे बात कर लेते हैं। बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया, ठीक है। पहले ये बौद्ध धर्म में था, उसके बाद इसकी पत्नी चेलना ने जब कहा इससे, तो इसने क्या? जैन धर्म को अपना लिया। तो ये बात इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के रूप में पूछी भी गई है। कौन सा ऐसा शासक था जो पहले बौद्ध था, उसने बाद में जैन धर्म अपना लिया? आगे बात कर लेते हैं। राजधानी इसकी बात करते हैं राजगृह, ठीक है। और बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया था। तो उत्तराधिकारी किसे बनाया? दर्शक को। परंतु अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा, ठीक है। इसने ही शुरू करी अपने पिता की हत्या करना, जिसे कहते हैं पितृहंता वंश। तो
पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा जाने लगा, पितृहंता वंश भी कहा जाने लगा। अजातशत्रु की भी इसके पुत्र उदयन के द्वारा हत्या कर दी गई। फिर ये क्रम आगे भी चलता रहा। इस प्रकार हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो ये हर्यक वंश इंपॉर्टेंट है और अजातशत्रु भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अजातशत्रु का कार्यकाल कितना रहा। ये अजातशत्रु का कार्यकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक रहा था। इसका अन्य नाम कुणिक था। पितृहंता इसको कहा जाता था। माता इसकी महाकोशला थी। महाकोशला से ये जन्म लिया था इसने। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति और ये सप्तपर्णी राजगृह में महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और ये किसके काल में हुई थी, तो अजातशत्रु के। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके कार्यकाल में हुई थी, अजातशत्रु के। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। काशी के लिए प्रसेनजित से संघर्ष हुआ एवं विजयी हुआ और बाजीरा से इसका विवाह हुआ, जो कि प्रसेनजित की पुत्री थी। ठीक है, इसने काशी के लिए प्रसेनजित से संघर्ष किया था और ये विजयी हो गया। फिर इसने क्या किया, प्रसेनजित की पुत्री से विवाह कर लिया, जिसका नाम क्या था, बाजीरा। ये नाम याद रखेंगे, क्या नाम था, बाजीरा। आगे देखते हैं अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, क्योंकि इसका जो पिता था वो बाद में क्या हो गया था, जैन धर्म बिंबिसार, तो ये भी क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था। महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई। जो महावीर स्वामी थे और महात्मा बुद्ध, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के, उनकी मृत्यु किस में हुई, अजातशत्रु के कार्यकाल में। आगे उदयन की बात कर लेते हैं। अगला शासक उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व तक रहा इसका कार्यकाल। द्वितीय पितृहंता इसको बोला जाता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, उदयन ने। याद रखेंगे, गंगा, गंडक व सोन नदी पर। ठीक है, ये जो नगर बसाया कहाँ था, गंगा, गंडक व सोन नदी पर। कुसुमपुरा के नाम से भी इसे जाना जाता है, किसको, पाटलिपुत्र को। राजधानी बनाया था किसको, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया, उदयन ने। उदयन के 3 पुत्र थे जो इस क्रम से शासक या शासन किया इन्होंने। ठीक है, कौन कौन थे, पहला था अनिरुद्ध, दूसरा था मुंडा और तीसरा था नागदशक। आगे बात कर लेते हैं यह नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नागदशक क्या था, अंतिम शासक था, जिसकी हत्या उसके मंत्री, यहाँ नागदशक नहीं होगा, शिशुनाग होगा। ठीक है, शिशुनाग ने उसकी हत्या कर दी थी, किसकी, नागदशक की। इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। ठीक है, शिशुनाग 412 से 394 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इसका शासन संस्थापक कौन था शिशुनाग वंश का, शिशुनाग था। 412 ईस्वी से 394 ईसा पूर्व तक रहा। राजधानी इसकी वैशाली थी। शिशुनाग ने अवंती को जीता था। तो अवंती को किसने जीता, शिशुनाग ने, प्रघोत को पराजित करके, चंड प्रघोत को पराजित किया था। आगे देख लेते हैं कालाशोक। ठीक है, अगला शासक कौन आता है, कालाशोक। तो कालाशोक 394 ईस्वी से 366 ईसा पूर्व तक, 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक रहा। इसका कार्यकाल। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के काल में हुआ, 383 ईसा पूर्व में, और कहाँ, वैशाली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, शावक मीर या शवाकामी, कहीं कहीं लिखा रहता है। आगे देखते हैं, कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन अंतिम शासक हुआ था। नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद ने छुरा भोग कर दी थी। जो कालाशोक था उसके 10 पुत्र थे, उनमें से एक कौन था, नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन की हत्या उसके किसने कर दी थी, महापद्म नंद ने छुरा भोग कर दी थी। महापद्म नंद ने नए वंश नंद वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार नए वंश नंद वंश की स्थापना होती है। आगे देख लेते हैं, नंद वंश की बात कर लेते हैं। तो नंद वंश में संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद। और नंद वंश कब से कब तक था, 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक रहा। अन्य नाम क्या है, उग्रसेन। महापद्म नंद का अन्य नाम उग्रसेन, एकराट या सर्वछांतक, परशुराम का सेकेंड अवतार, ये सब इनके उपनाम थे।
इनके समकालीन पाणिनि था। ठीक है, जो पाणिनि था वो इनके समकालीन था। पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। आगे देखते हैं घनानंद। तो घनानंद के बारे में बात कर लेते हैं। इसे अग्रमीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अग्रवीज के नाम से जाना जाता है घनानंद को। सिकंदर का आक्रमण इसी के काल में हुआ, 326 ईसा पूर्व में, इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और आज हमने समझा कि हमारे जो मगध साम्राज्य था उसका उत्कर्ष कैसे हुआ और वहाँ पे कौन कौन से शासकों ने शासन किया था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।